सरकार की प्राथमिकताओं में युवा 6 नंबर पर आते हैं। 2014 से सरकार कौशल विकास प्रशिक्षण ही दिलाने में लगी हुई है, लेकिन सरकार ने इसका कोई डेटा अभी तक नहीं दिया है कि सरकार जितना डायरेक्ट टैक्स जब भी लेती है वो एक अच्छा कदम होता है, ज्यादा से ज्यादा डायरेक्ट टैक्स दिया जाना चाहिए। मैं इसको एक एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, इसमें सरकार अपनी नई जो प्रॉपर्टी है, नई प्रॉपर्टी को बनाती है। गवर्नमेंट एम्प्लॉयर्स को अगर सैलरी देनी है, पेंशन देनी है, सब्सिडी देनी है, तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आ जाता है। लेकिन उनसे कोई भी नई प्रॉपर्टी नहीं बनती है। नमस्कार दोस्तों, वर्ष 2024 में लोकसभा के आम चुनाव होने हैं। उससे पहले सरकार ने 2023-24 के लिए अंतिम पूर्ण बजट पेश कर दिया है। इस बजट को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अमृतकाल का पहला बजट कहा है। अब बात करते हैं कि बजट क्या है। बजट शब्द का उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं किया गया है। अनुच्छेद 112 के अनुसार सरकार प्रत्येक वर्ष वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट संसद में रखती है, जिसमें सरकार अपनी रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर के बारे में जानकारी देती है। इसके साथ में ही वह जानकारी देती है कि उसके पास में कितना सरप्लस और कितना उसके पास में डेप्ट यानी कि उसके पास में कितना कर्जा बाकी है, उसके बारे में सरकार अपनी जानकारी संसद के अंदर रखती है। संसद में बजट 6 चरणों से गुजरता है, जिसमें प्रथम होता है बजट की प्रस्तुति, आम चर्चा, विभागीय समितियों द्वारा जांच, अनुदान मांगों पर मतदान। इसके साथ में ही विनियोग विधेयक पारित कराना होता है। वित्त विधेयक भी पारित कराती है सरकार। सरकार ने इस बजट को अमृतकाल का पहला बजट कहा है, जिसमें सरकार ने 7 प्राथमिकताएं तय की है, जिनको सप्तऋषि कहा गया है, जिन पर हम एक एक करके चर्चा करेंगे कि सरकार ने इनमें क्या नया ऐड किया है और क्या रिपीट किया है पुराने बजटों को लेकर। इसके अलावा 2 महत्वपूर्ण पॉइंट्स और हैं जिन पर हमें चर्चा करनी चाहिए। पहला आएगा हमारा टैक्सेशन सिस्टम। सरकार ने टैक्स में क्या बदलाव किए हैं, मतलब टैक्स स्लैब्स में क्या बदलाव किए हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। और लास्ट में आएगा कैपेक्स यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर। किसी भी अर्थव्यवस्था को अच्छी तरीके से अगर वो रन की जा सके तो उसके लिए जरूरी है कि सरकार कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाए। इस बार सरकार ने कुछ कैपिटल एक्सपेंडिचर में पिछले कुछ वर्षों की तुलना में काफी बदलाव किया है और उस पर हम चर्चा करेंगे। और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है और ये अर्थव्यवस्था के लिए क्यों जरूरी होता है, उस पर भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि रुपया कहां से आया और कहां गया, यानी कि सरकार के रेवेन्यू क्या थे और एक्सपेंडिचर कितना हुआ। इसके साथ में देख लेते हैं कि सरकार को कितना डेफिसिट हुआ है, उस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो पहले बात करते हैं कि रुपया कहां से आया, यानी कितना रेवेन्यू हुआ और कितना एक्सपेंडिचर हुआ हमारा। अगर हम इस टेबल को देखें तो इसमें देखते हैं कि सरकार को कहां से रेवेन्यू हुआ है। तो आप देख रहे हैं कि 15% रेवेन्यू सरकार को इनकम टैक्स से हुआ है और 7% जो रेवेन्यू हुआ है सरकार को वो केंद्रीय उत्पाद शुल्क से हुआ है और 15% टैक्स निगम कर से वसूली की गई है। वहीं 17% जीएसटी से और जो ऋण और अन्य देयता यानी कि जो सरकार ने डेप्ट लिया या लोन लिया है वो 34% सरकार ने लोन लिया है। अब बात करते हैं कि सरकार का कितना घाटा रहा, यानी क्या डेफिसिट रहे हैं सरकार के और क्या संशोधित अनुमान थे पिछले वर्ष और इस बार सरकार का क्या अनुमान है, उसको देख लेते हैं। पहले बात करते हैं हम राजकोषीय घाटे की। राजकोषीय घाटे में हमारा इस वर्ष जो सरकार का बजट अनुमान है वो 5.9% है जीडीपी का। हालांकि इससे पहले 2022-23 में ये 6.4 था, यानी कि इसमें कुछ कमी दर्ज की गई है, यानी कि हमारा राजकोषीय घाटा कम होता हुआ दिख रहा है। अब बात करते हैं प्राथमिकताओं की। सरकार के द्वारा जो 7 प्राथमिकताएं जारी की गई थी उन पर चर्चा कर लेते हैं। पहली प्राथमिकता है हमारी समावेशी विकास। सरकार ने यह दावा किया है कि सबका साथ सबका विकास को लक्ष्य बनाते हुए समाज के प्रत्येक वर्ग यानी कि वो वर्ग जो वंचित वर्ग है उस पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, जिसमें शामिल हैं किसान, महिला, युवा, ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी और ईडब्ल्यूएस से जुड़े हुए जो वर्ग हैं उन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। अब अगर हम कृषि एवं सहकारिता पर बात करें तो सकल मूल्य संवर्धन यानी कि जीवीए का 15% हिस्सा है और ये रोजगार का सबसे बड़ा स्रोत भी है। इसके अलावा इसमें आत्मनिर्भर बागवानी योजना और कृषि ऋण की भी बात की गई है। अब बात करते हैं कि स्वास्थ्य और शिक्षा में सरकार ने क्या कहा है। स्वास्थ्य में सरकार ने कोई नई बड़ी घोषणा नहीं की है, बस ये कहा है कि सिकिल एनीमिया 2047 तक
खत्म कर दिया जाएगा। उसके लिए एक मिशन की शुरुआत की जाएगी। अब बात करते हैं एजुकेशन की। एजुकेशन में सरकार ने कोई नई घोषणा नहीं की है, बस इतना ही कहा है कि जो हमारे एग्जिस्ट टीचर हैं उनको और ट्रेंड किया जाना चाहिए, उसके लिए हम नए प्रोग्राम लाएंगे। इसमें कोई नई घोषणा नहीं की है सरकार ने, जो कि एक परिवर्तनकारी योजना हो। अब बात करते हैं प्राथमिकता 2 की। समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच सुनिश्चित की जाएगी, जिसके तहत आकांक्षी जिला योजना एवं ब्लॉक कार्यक्रम सुनिश्चित किए जाएंगे, जिसके तहत 500 ब्लॉकों को शामिल करके आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। अगला है हमारा प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन की शुरुआत करना। ये संवेदनशील जनजातीय समूहों के लिए शुरू किया गया एक प्रोग्राम है। इसके अलावा 740 एकलव्य आदर्श आवासीय स्कूलों के लिए 38,800 से अधिक शिक्षकों की भर्ती की भी सरकार ने घोषणा की है। इसके अलावा PMGKY के तहत सभी अंत्योदय और प्राथमिकता प्राप्त परिवारों को 1 वर्ष के लिए मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति भी की जाएगी। इसके अलावा सरकार ने एक और घोषणा की है, वो है भारत श्री योजना की घोषणा, जिसके तहत जो हमारे भारत के प्राचीन ग्रंथ हैं उनका डिजिटलाइजेशन किया जाएगा। अब बात करते हैं प्राथमिकता 3 की। ये हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट के लिए है। इसमें सरकार ने घोषणा की है कि इसमें सरकार अपना कैपेक्स बढ़ाने जा रही है, यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर सरकार ने पिछले कुछ वर्षों की तुलना में बढ़ाया, जिसको हम आगे डिस्कशन करेंगे। अब बात करते हैं प्राथमिकता 4 की। ये इसमें कोई बड़ी घोषणा सरकार ने नहीं की है, बस एक हेडिंग बना दी है सरकार ने, जिसमें सक्षमता को सामने लाना है। यानी कि सरकार ने कहा है कि सरकार को AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पर काम करना चाहिए। हालांकि ये एक अच्छा कदम है। अब बात करते हैं प्राथमिकता 5 की। हरित विकास को लेकर बात की गई, जिसमें गोवर्धन योजना ऑलरेडी हमारी एग्जिस्ट है, जो कार्य कर रही है। इसके अलावा सरकार ने एक बात को और दोहराया है, जो हमारा जीरो कार्बन का जो हमारा लक्ष्य है 2070 तक, उसको प्राप्त करने के लिए सरकार ने उस बात को दोबारा दोहराया है। ये एक अच्छा कदम है। अब बात करते हैं प्राथमिकता 6 की, जो कि युवा शक्ति के नाम से है। सरकार की प्राथमिकताओं में युवा 6 नंबर पर आते हैं और सरकार ने इसमें दोबारा से वही प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की घोषणा की है, जिसका नाम 4.0 और कर दिया गया है। 2014 से सरकार कौशल विकास प्रशिक्षण ही दिलाने में लगी हुई है, लेकिन सरकार ने इसका कोई डेटा अभी तक नहीं दिया है कि पिछले 3 जो आपने उसके चरण थे उनमें कितने लोगों को आपने रोजगार दिया और उसका क्या आउटपुट है। यानी कि आप ट्रेनिंग दे रहे हैं तो ये इनपुट हो गया और आउटपुट होगा रोजगार। तो सरकार ने कोई उससे रिलेटेड तो कोई आंकड़ा जारी नहीं किया बस, लेकिन सरकार आपको स्किल रखना चाहती है। अगर आपके पास कोई कंपनी आए तो आप तैयार रहें उनके लिए। इसके अलावा इसमें 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की और घोषणा की गई है, जो कि अच्छा कदम है। किसी ना किसी तरीके से जो हमारा लोकल प्रोडक्ट है वो मार्केट में आना चाहिए। दैट्स अ गुड पॉइंट। अब बात करते हैं प्राथमिकता 7 की, जो कि वित्तीय क्षेत्र है। सरकार MSME के लिए जो योजना चल रही है, ऋण गारंटी योजना, उसके कोष में 9,000 करोड़ रुपए और जोड़ेगी। इसके अलावा आजादी के अमृत महोत्सव के परिणाम स्वरूप मार्च 2025 तक 2 वर्ष की अवधि के लिए एककालिक नई लघु बचत योजना महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाएगा। इसके साथ ही हमने 7 और जो सरकार की प्राथमिकता है उनका हमने एक एनालाइज किया है, सिर्फ हाइलाइट्स को हमने चेक किया है। इसके अलावा इसमें बस एक नाम दिया गया सप्तऋषि, यानी 7 प्राथमिकताएं बता दी सरकार ने। सप्तऋषि नाम इसलिए दिया गया क्योंकि एक हाईलाइटेड है कि सबकी नजर उस पर जाएगी कि ये बजट सप्तऋषि है। सरकार ने 7 कस्में खाई हैं जिनको वो पूरा करेगी। हालांकि एक काम ऐसा है जिसके लिए मैं सरकार को 10 में से 10 पॉइंट दूंगा, क्योंकि सरकार ने कैपेक्स बढ़ाया है, यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर, उस पर हम बात करेंगे। उससे पहले हम बात कर लेते हैं हम अपने टैक्स स्लैब में सरकार ने क्या बदलाव किया है। टैक्स स्लैब को हम समझने के लिए इस चार्ट को देख लेते हैं। इससे हम समझ रहे हैं कि जो सरकार ने बदलाव किया है वो ये है कि जो वर्तमान आय स्लैब है, यानी कि जो अभी एग्जिस्ट कर रही थी, वो 2.5 लाख रुपए तक थी, जिसपे कर की जो दर है वो 0 है, यानी कि जो रेट है वो 0 है। लेकिन जो सरकार ने जो प्रपोज किया है वो 3 लाख रुपए यानी 50,000 रुपए और बढ़ा दिया है। 3 लाख रुपए तक की अगर आपकी वार्षिक इनकम होती है तो उस पर आपका जो टैक्स होगा वो 0 लगेगा, 0% लगेगा। पहले जो सेकंड स्लैब है हमारी वो 2.5 लाख से 5 लाख रुपए तक की थी, अब वो 3 लाख से 6 लाख रुपए कर दी गई है। जो 10% की स्लैब में थी वो 6 से 9 लाख रुपए हो गए हैं। 15% की स्लैब में 7.5 लाख से 10 लाख रुपए पहले था। 15% की स्लैब में 9 लाख से 12 लाख रुपए हो गए। 20% की स्लैब में 12 लाख से 15 लाख रुपए हो गए।
25% की स्लैब को सरकार ने डिलीट कर दिया है और 30% की स्लैब हमारी एज इट इज रखी गई। यानी कि अगर आपके 15 लाख रुपए से वार्षिक इनकम ज्यादा होती है तो उस पर 30% हमारी सरकार टैक्स लेगी। ये डायरेक्ट टैक्स की बात की जा रही है। एक चीज और मैं यहाँ ऐड कर दूं कि सरकार जितना डायरेक्ट टैक्स जब भी लेती है वो एक अच्छा कदम होता है। ज्यादा से ज्यादा डायरेक्ट टैक्स दिया जाना चाहिए। मैं इसको एक एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि मान लीजिए कि एक व्यक्ति की इनकम 1000 रुपए है और एक व्यक्ति की इनकम 100 रुपए है और दोनों ही लोगों पर अगर 10% टैक्स दे दिया जाए तो क्या टैक्स की वैल्यू होगी? जो 100 रुपए कमा रहा है उसको टैक्स देना है 10 रुपए और जो 1000 रुपए कमा रहा है उसको टैक्स देना है 100 रुपए। अब इसको इनडायरेक्ट टैक्स से समझ लेते हैं। मान लीजिए कि हमारा जीएसटी 10% है और किसी प्रोडक्ट की कीमत 100 रुपए है तो उस पर टैक्स हो गया हमारा 10 रुपए। हमने मान लिया 10 रुपए टैक्स उसको देना है, तो जो 100 रुपए कमा रहा है उसको भी 10 रुपए देने हैं और जो 1000 रुपए कमा रहा है यानी जो जिसकी 1000 रुपए इनकम है उसको भी 10 रुपए देने हैं। इसलिए जो हमारी डेवलप्ड इनकम होती है उसमें कभी भी इनडायरेक्ट टैक्स को ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता है। हमेशा डायरेक्ट टैक्स को ही प्रमोट करना चाहिए क्योंकि इससे जो आय असमानता है यानी कि जिसके पास इनकम कम है वो कम टैक्स देगा और जिसके पास में ज्यादा इनकम है वो ज्यादा टैक्स देगा। इसलिए हमेशा डायरेक्ट टैक्स को प्रमोट करना चाहिए सरकार को। बजट में सरकार एक प्रकार से घोषणाएं करती है कि हम ये करेंगे, लेकिन आपने जो किया है उसका जो आउटपुट है वो वास्तविकता में इकोनॉमिक सर्वे में निकल कर आता है। इसलिए मेरा ये मानना है कि इकोनॉमिक सर्वे पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। बजट में सरकार बड़ी बड़ी घोषणाएं करती है और बड़ी बड़ी हाईलाइट्स बनते हैं कि सरकार ने ऐसी घोषणाएं कर दी, इनसे ऐसा फर्क पड़ गया, लेकिन जो वास्तविक आउटपुट है वो हमारा इकोनॉमिक सर्वे से ही निकल कर आता है। अब बात करते हैं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर की। जीडीपी और कैपिटल एक्सपेंडिचर पर आप ये वाली वीडियो देख सकते हैं, उसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी छोड़ा है और आप आई बटन से भी देख सकते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? एक होता हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक होता हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर। जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है वो सरकार जो खर्चा करती है वो हमारी गवर्नमेंट एम्प्लॉयर्स को अगर सैलरी देनी है, पेंशन देनी है, सब्सिडी देनी है तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आ जाता है, लेकिन उनसे कोई भी नई प्रॉपर्टी नहीं बनती है। लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? इसमें सरकार अपनी नई जो प्रॉपर्टी है, नई प्रॉपर्टी को बनाती है। इसको हम एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे कि सरकार बुलेट ट्रेन बना रही है या मेट्रो परियोजनाएं चालू कर रही है या ट्रेन में खर्चा कर रही है या हाईवे बना रही है या रोड की कनेक्टिविटी को कंप्लीट कर रही है सरकार, नई नई एक्सप्रेस पर सरकार खर्चा कर रही है, तो ये अच्छा माना जाता है क्योंकि इससे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है। इसके साथ में ही जो कनेक्टिविटी है वो भी बढ़ती है, लोगों को फैसिलिटी मिलती है। मान लीजिए सरकार ने एम्स बनाने में खर्चा किया तो इससे क्या होगा कि नई हेल्थ फैसिलिटी इंप्रूव होंगी हमारी, जो कि एक अच्छा कदम है। मान लीजिए सरकार ने रेलवे में खर्चा किया तो रेलवे के अंदर जो फैसिलिटी है उनके अंदर इंप्रूवमेंट आएगा, नई लाइन बिछ सकती है, नए ट्रेन के डिब्बे बन सकते हैं, जिनसे नए प्लेटफॉर्म का निर्माण हो सकता है। तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर में आता है। इसलिए सरकार को ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट जो करना चाहिए वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में ही करना चाहिए। हालांकि इस बजट का जो सबसे ज्यादा पॉजिटिव पॉइंट है वो यही है कि सरकार ने कैपिटल एक्सपेंडिचर में खर्चा किया है, यानी कि उसको बढ़ाया है। अब कितना किया है उसको जरा हम समझ लेते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर में सरकार ने लगभग 10 लाख करोड़ रुपए की बढ़ोतरी की है, जो कि जीडीपी का 3.3% होता है, जो कि वर्ष 2020-21 में जो धन आवंटन था वो था 4.3 लाख करोड़ रुपए। यह इससे दुगने से अधिक है, यानी कि इस वर्ष जो बजट बढ़ाया गया है वो 10 लाख करोड़ रुपए है और 2020-21 में ये 4.39 लाख करोड़ था, जो कि एक पॉजिटिव सिग्नल है। इसके अलावा सरकार ने रेलवे के लिए जो कैपेक्स की घोषणा की है वो 2.40 लाख करोड़ रुपए की है, जो कि 2013-14 से 9 गुना अधिक है, जो कि एक अच्छा पॉजिटिव साइन माना जाएगा। इसी के साथ दोस्तों मैं ये वीडियो ही समाप्त करता हूं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई होगी। नमस्कार।